वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का RS सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव। रे ऑप्टिक्स गजब का टॉपिक है, गजब के कॉन्सेप्ट है, गजब के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। आज हम इसके 5वें पार्ट की बात करते हैं। बहुत ही गजब होने वाला है। अगर क्लास में आ चुके हैं तो आने वाले लगभग 1 घंटे तक मौसम टोटल रेगुलर ख़राब रहने वाला है। सीट बेल्ट लगा लीजिए और बैठ जाइए फुल ऑन फायर के साथ में, फुल फोकस के साथ में, क्योंकि मुझे आपका 100% फोकस क्लास में चाहिए। बाकी बात क्लास के लास्ट में करेंगे। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ और कितने सारे क्वेश्चंस आपने लास्ट में प्रैक्टिस कर लिए। तो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले जो आर्मी क्लास में पहुंच चुकी है, एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें, जय हिंद लिख दें, उसमें कंजूसी ना करें और क्लास को शेयर करें दिल पे हाथ रख के कि मुझे सपोर्ट करना है। सर मेरे लिए लगातार खड़े हैं तो मुझे भी सपोर्ट करना है, और उसके लिए एक बार क्लास को जरूर से शेयर कर दें। मैं इंट्रोडक्शन देता हूं क्लास का। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं बेटा, रे ऑप्टिक्स का हमारा जो लेक्चर चल रहा है, ये लेक्चर नंबर आपका 85 है, ठीक है। और इसका जो हमारा टाइमिंग क्लास का, ये टाइमिंग आप देख रहे होंगे। रे ऑप्टिक्स के 4 पार्ट पहले हो गए, ये 5वां पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। अगर पहले के पार्ट आपने मिस कर दिए हैं तो भाई साहब उनको जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि रे ऑप्टिक्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जिस लेवल पे, ऐसा पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा लेकिन जैसे मैंने याद करवाया है ऐसे तो याद आपने नहीं किया होगा। चलिए, ये हमारी टीम RS सर बहुत बढ़िया रेगुलर आपके लिए मेहनत कर रही है। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं, अनअकैडमी पे फॉलो करने का रीजन है, मेरी वहाँ पे फ्री क्लासेज भी होती है और प्लस की क्लासेज भी होती है। ये मेरा प्रोफाइल है। अनअकैडमी पे सुबह 8 बजे मेरी एक क्लास होती है। जो क्लास अगर मैं आपको बात करूँ, ये वाली क्लास टॉप 3000 मैंने स्टार्ट कर दिया है वहाँ पे, और ये क्लास होती है। आज उसका क्लास नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, यानी आज क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक पूरे हो गए हैं। दूसरी क्लास स्टार्ट हमने कर दिया आज, और ये क्लास का टाइमिंग रहता है सुबह 8 बजे। ये अनअकैडमी स्पेशल क्लास है और ये फ्री क्लास होती है। कोई भी बच्चा इस क्लास को ज्वाइन कर सकता है। और मैं कहूँगा बेटा पहले दिन से मेरे साथ चलना, नहीं तो कवर नहीं कर पाओगे बाद में। तो ये क्लास अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस नाम से अनअकैडमी पे जाके। अगर आप प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करिए, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। उसके बाद में ये सिलेक्ट नहीं करना है आपको, कम से कम या तो 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करने के बाद में आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं RS सर लाइव। उससे आपको 10% डिस्काउंट होगा, और बाकी सारी जो क्लासेज हैं वो इसी प्राइस रेंज में आपको देखने को मिलेगी। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे GS हो, सारे सब्जेक्ट आपको इसी प्राइस में मिलेंगे। अगर हमारी क्लास का अपडेट या आपको PDF चाहिए तो वो क्लासें, ये जो आपका टेलीग्राम चैनल है टीम RS सर का, लगभग 22,000 बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन करके रखा हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासों के अपडेट आपको मिलते रहते हैं, और जो PDF अवेलेबल होती है वो भी आपको यहीं पे होती है। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये जो क्लास आप टॉपिक वाइज रिवीजन के लिए बच्चे बोल रहे थे कि सर टॉपिक वाइज रिवीजन भी कराओ हमारे को प्रैक्टिस के रूप में, तो मैंने पहली क्लास कल करवा दी आपको। यूनिट एंड डायमेंशन की पहली क्लास मैंने कल करवा दी, और वो क्लास हुई थी 1:30 बजे। कहाँ पे हुई थी बेटा? अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। आज इसकी दूसरी क्लास होगी, आज इसकी दूसरी क्लास होगी आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। वही टाइम रहेगा 1:30 बजे अनअकैडमी वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पे। इन क्लासों का अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। अगर आपने ज्वाइन करके रखा हुआ है तो कोई इश्यू नहीं आएगा। क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं फुल जोश के साथ में। एक बार बच्चा प्रेजेंट लगा दें लाइक बटन पे या कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दें, और आने वाले 60 मिनट मुझे चाहिए आपके पूरे जोश के साथ में। 60 मिनट मुझे चाहिए आपके पूरे जोश के साथ में, क्योंकि आज हम बहुत गजब के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा प्रिज्म। कहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं? प्रिज्म से। प्रिज्म का एक विजुअल इफेक्ट मैंने लगाया है, जहां से कुछ बेसिक चीज मैं क्लियर कर दूं, बाकी इनका डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा मतलब 3 भुजाओं से घिरा हुआ एक ऐसी बंद आकृति है, एक ऐसा मतलब डिवाइस कह सकते हैं, अपन सिस्टम कह सकते हैं, एक व्यवस्था कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं, जो आने वाले श्वेत प्रकाश को उसके 7 अवयवी रंगों में डिवाइड कर देता है।
7 रंगों में विभाजित कर देता है, बांट देता है। वो 7 रंग क्या है, उनके कर्म क्या है, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अगर प्रिज्म की बात करूं तो भैया प्रिज्म में 3 भुजाएं हैं। एक ये भुजा है, दूसरी ये भुजा है और तीसरी ये भुजा है। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए, बी और सी, तो बेटा ये जो ए बी भुजा है इस पे ये किरण आपतित होती है और ये जो ऐसी भुजा है इससे ये किरण निकल जाती है और ये जो बी सी भुजा है ये इसका आधार है, बेस है। अगर मैं ए जो पॉइंट है उस पे जो बनने वाला कोण है इसे मैं कहता हूं प्रिज्म एंगल। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्रिज्म एंगल यानी प्रिज्म कोण। और अगर मैं इसको साइड में लिखूं, ये जो प्रिज्म एंगल है वो आपका होता है 60 डिग्री। ये बातें आपको याद में रखनी है। ये बेसिक चीज मैंने बताई है, शुरुआत किया है मैंने, ट्रेलर आपको दिया है। पूरा मूवी अपन आगे बढ़ाएंगे, पूरा मूवी आगे अपन अभी देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रिज्म के कॉन्सेप्ट की, तो प्रिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। हमने आपको अभी डायग्राम बना के बताया और उस डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे फिर से तैयार करूँ एक बार ताकि आप अपने नोट्स में उसको अच्छे से बना सको। ये एक प्रिज्म बेटा ए, बी और सी, इसकी 2 परस्पर झुकी हुई अपवर्तक सतह, यानी यहाँ पे जो प्रिज्म है वो जो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है 2 जो एक किसी एंगल पे झुकी हुई है जिसे प्रिज्म एंगल कहते हैं। ये आपका पहली अपवर्तक सतह, ये आपकी दूसरी अपवर्तक सतह और ये नीचे उसका क्या है, बेस। बीसी क्या है, बेस, आधार है। इसी को हम प्रिज्म नाम देते हैं। ये प्रिज्म कोण आपका 60 डिग्री होगा। ये आपका पहले इधर से लाइट आएगा बच्चे और उसके बाद में जब यहाँ पहुंचेगा उसके बाद में ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। वो 7 रंग आपको इधर देखने को मिलेंगे। उनको मैं थोड़ा सा याद कर देता हूँ, VIBGYOR। ये सीरीज आपको पता होगी। एक जनरल सा डायग्राम अपने इमेज में छाप लें, बना दें कि ये इस तरीके से प्रिज्म पे प्रकाश गिरने के बाद अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाता है। जो कि आप इस विजुअल इफेक्ट में देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। ये आपका विजुअल इफेक्ट 7 रंगों में डिवाइडेशन इसका होगा। कर्म VIBGYOR होगा। किसका डेविएशन ज्यादा होगा, किसका कम होगा, एक एक सवाल बाल की खाल निकाल के आपको बताऊंगा। लेकिन सब्र से होगा, पेशेंस से होगा। टिक के बैठोगे तो कुछ सीख के जाओगे। कहते हैं ना, जो RS सर की क्लास में टिक गया वो कुछ सीख गया, जो डर गया वो घर गया। उसके लिए कोई जगह नहीं बची होगी क्योंकि उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। एक डायग्राम आपके सामने, एक बार इस डायग्राम को मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूं ताकि कुछ फॉर्मूले हैं जिनसे एग्जाम में न्यूमेरिकल बनता है। तो वो न्यूमेरिकल क्लियर करने के लिए इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक बार आपको मेकअप करके बता देता हूं। इस डायग्राम को थोड़ा जगह छोटी है तो मैं एक नए दुनिया में लेके जाता हूं और फिर वापस लेके आऊंगा, फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। पहले कुछ मैं बड़े डायग्राम में कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, उसके बाद में वहां लेके जाऊंगा। ये मान लीजिए आपका प्रिज्म है बच्चे ए, बी और सी। यहां पे क्या हो रहा है, ये जो प्रिज्म है इस पे एक इंसिडेंट रे है, ये प्रकाश की किरण आती है। ये इसका नॉर्मल है। मुझे नॉर्मल वापस से व्हाइट कलर से बनाना पड़ेगा। मैं इसका नॉर्मल बना देता हूं। ये इसका नॉर्मल है। इधर भी मैं इसका नॉर्मल बनाऊंगा। इधर भी मैंने इसका नॉर्मल बना दिया है। मुझे ये इंसिडेंट रे है, ये आने वाली किरण है, ये अपवर्तन हुआ और इस किरण को सीधा जाना था इधर, लेकिन इधर नहीं गया, ये नॉर्मल की ओर झुक गया, अभिलंब की ओर झुक गया, नीचे की ओर झुक गया। उसके बाद में ये यहां से फिर से वापस अभिलंब नॉर्मल से दूर हट गया। ये जो एंगल है वो एंगल है I, ये जो एंगल है वो है R1, ये जो एंगल है वो एंगल है R2 और ये जो एंगल है वो एंगल है E। बस इतना बताना चाहूंगा कि इस रे को इधर सीधा जाना था लेकिन सीधी नहीं गई, ये चली गई इधर। तो मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया और पीछे की तरफ बढ़ाने पे एक एंगल आपको नजर आ रहा होगा और ये वही एंगल है जिसकी बात हम इस पूरी कहानी में करने वाले हैं, डेविएशन यानी विचलन। इस किरण को इधर सीधा जाना था इस तरफ, लेकिन ये इधर नहीं गई, ये इधर चली गई। तो इसको जो पीछे की तरफ बढ़ाया तो पता चला इसका विचलन कितना है, डेल। और इसी डेल विचलन की बात अपन अभी यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, ये जो आपतित किरण है ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, I।
ये जो अपवर्तित किरण है ये इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, R1। इस पॉइंट के लिए ये जो इंसिडेंट रे है वो इस नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है, R2। और ये जो अपवर्तित रिफ्रैक्टेड रे बाहर नॉर्मल के साथ में जो बनाया गया एंगल है वो एंगल है E। ये चार कोण आपको याद है क्या, I E, और यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। इतना मुझे बता दो, इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पे यहाँ पे क्या हो गया, डेल का विचलन हो गया। इस डायग्राम की बात मुझे क्लियर कर दो ताकि मैं उस डायग्राम पे लेके जाऊं और वो बनने वाले जो न्यूमेरिकल है उसका हलवा बना दे, उसको निचोड़ दे। एक बार कमेंट में फटाफट से रिप्लाई करें, क्लियर है बेटा? क्लियर है, शाबाश। ओके चलो, तो अब मैं आपको इस डायग्राम पे लेके आता हूं। ये डायग्राम छोटा था इसलिए मैंने उसको बड़ा कर दिया। अब उस बड़े डायग्राम में आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये बेटा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस प्रिज्म का, ये आपका कोण I, ये कोण आपका E, ये कोण आपका R1, ये कोण आपका R2 और ये आपका डेल विचलन आपको इधर नजर आ रहा होगा। ये आपका प्रिज्म कोण A दिया हुआ है जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। ये डायग्राम मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर दिया। सर एग्जाम में डायग्राम थोड़ी बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना, लेकिन एक चीज मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको दिल दिमाग में उतारो। और वो बात यह है कि आपके पास दो सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो अपवर्तक पृष्ठ है। एक सरफेस है AC और एक सरफेस है A और B। ये BC क्या था, इसका आधार, बेस। तो ये जो AC सरफेस है वो और जो ये AB सरफेस है, इन सरफेस के बारे में अपन बात करते हैं। इनकी बात मैं बाद में करूंगा, पहले एक बार मैं AC की बात कर लेता हूं। AC सरफेस कौन सा हुआ, ये वाला। अगर मैं AC सरफेस के लिए जाता हूं तो स्नेल के नियम से जवाब देंगे मेरी आर्मी कमेंट बॉक्स में। स्नेल्स लो, मैं अगर याद इधर लिखूं ऊपर से, म्यू बराबर क्या होता है, साइन I बटा साइन R। आपतन कोण की ज्या साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। तो आप मुझे इस AC सरफेस के लिए बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, I, आपतन कोण I तो साइन I। अपवर्तन कोण कितना है, ये अपवर्तन कोण हो गया R1, साइन R1। बताओ इस फॉर्मूले में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? AC सरफेस के लिए स्नेल लॉ मैंने लगाया साइन I बटा साइन R1। क्लियर है बच्चे, सभी बच्चों का? दूसरे पॉइंट पे चलता हूं। AB सरफेस, AB किधर को है, आगे की तरफ। अच्छा, इस AB सरफेस के लिए जो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, बताओ इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपतन कोण क्या है? सर जी आपतन कोण R2 है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? सर जी वो तो E है। तो इसके लिए स्नेल का नियम लगा के बताओ, कमेंट में क्लियर हो रहा है तो। देखो म्यू बराबर साइन I की जगह यहां पे क्या है, R2, तो साइन R2 बटा साइन R अपवर्तन कोण, और अपवर्तन यहां पे क्या है, E, तो साइन E। बेटा ये दोनों जो मैंने गोले लगाए हैं, इन दोनों सरफेस के लिए जो स्नेल्स लॉ मैंने लगा के रख दिया है, एग्जाम में अगर इधर से कोई सवाल आ गया तो उसको भूत बना देंगे, उसका भूत निकाल देंगे। ये दोनों फॉर्मूले एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है। कॉन्सेप्ट फील करो साइन I बटा साइन R से, बस बाकी काम अपने आप सवाल कर देगा, वैल्यू देगा, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, इसके बाद में एक ऊपर एक बात और लिखी हुई है। ये बात मैं थोड़ा सा आपको बहुत ज्यादा बोर्ड लेवल पे अगर डिटेल पे लेके जाऊं तो मैं जब इसको डिराइव करूं तब एक बात बताऊं, लेकिन उससे बढ़िया अपना टाइम बच जाए। एक छोटी सी बात याद रख लें, ये जो प्रिज्म एंगल है, ये जो प्रिज्म कोण है A, वो R1 और R2 के टोटल के बराबर है। ये जो प्रिज्म कोण है A, वो R1 और R2 के टोटल के बराबर है। अगर मैं इसको कंप्लीट डिराइव करता, अगर विचलन कोण निकालता जो बोर्ड में आपके 4 नंबर का आता है, बोर्ड एग्जाम तो दिया होगा ना, 4 नंबर का सवाल आता है, तो मैं इसको डिराइव करके बताता। लेकिन अपने को डायरेक्ट याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो A बराबर R1 प्लस R2। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज और है जो हमें याद रखनी है, वो क्या है बेटा, I प्लस E बराबर A प्लस डेल, यानी I प्लस E, ये I और जो E है, इन दोनों का जो टोटल है वो A, ये A एंगल और ये जो आपका डेल है,
इसके बराबर है। लेकिन इसका कोई सवाल आपका न्यूमेरिकल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। न्यूमेरिकल बनेगा तो इन दोनों का बनेगा। ये आपकी बेसिक चीज है जो मैंने बता दी है। तो इस स्लाइड में केवल ये दो फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपको याद में रखने हैं। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, एक बार प्रेजेंट लगा दे, मैं आगे बढ़ता हूं अगले वाले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा हुआ है, आई क्या है, ई क्या है, ए क्या है, R1 R2 क्या है, डेल क्या है, ये सारी चीजें मैंने लिख रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं जब आप नोट्स इसके बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, मेन मुद्दे वाली बात करूं, जहर वाले सवाल की बात करूं, क्वेश्चन जो बनने वाला मैं उसकी बात करूं। क्या? पतले प्रिज्म के लिए, ये प्रिज्म बड़ा वाला प्रिज्म, उसकी बात तो अपन करेंगे ही नहीं, वो तो मान लो अपने सिलेबस में ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने बस का ही नहीं है। अपन तो अपने लेवल की बात करेंगे, यानी पतले प्रिज्म के लिए जो डेविएशन है, जो विचलन है, उसका फॉर्मूला क्या दिया गया है, डेल बराबर म्यू माइनस 1 ए। अब बच्चा दिमाग में ये सवाल तो नहीं आ रहा, ये डेल क्या है, ये डेल है डेविएशन, सीधा जा रहा था मुड़ गया, विचलन। ये ए क्या है, प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो प्रिज्म था ना बच्चे, ये प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ था उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो बेटा डेल बराबर, याद रखना बहुत काम की चीज है, डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, डेल बराबर म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये आपका प्रिज्म कोण का कॉन्सेप्ट बनता है। तो ये आपका एक न्यूमेरिकल, और अगर विचलन निकलवाता है तो। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा, और जो कॉन्सेप्ट है आपका, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो विचलन है, मैं उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा रिलेशन मैं क्रिएट करना चाहूंगा, मेरे पास शायद जगह कम रहेगी, जगह नहीं है इसमें, हाँ इस जगह को यूज कर लेते हैं ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आपको ये चीज समझ में आए। एक चीज मुझे बताना जरा बेटा, ये जो आपका प्रिज्म था, जरा खुद बताना, सारे बच्चे फील करना, जहर सवाल है, रट्टा मारने से नहीं होगा, फील करना इस बात को। अभी का भी याद कराऊंगा, सवाल कैसे ही घुमाए एग्जामिनर, फिर बता रहा हूं 50 बार सोच ले एग्जामिनर, तब भी वो सवाल आपसे गलत नहीं करवा पाएगा अगर आप इस सवाल को नोट कर रहे हैं तो। ये इंसिडेंट रे है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ से ये 7 रंगों में बट गया। जरा मेरे को एक बार नोट करना बच्चे इस बात को, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। VIBGYO और R, इस किरण को सीधा आगे की तरफ जाना था, ये मान लीजिए, और इतना इसमें विचलन हो गया, VIBGYOR। ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है लेमडा का। सबसे ज्यादा लेमडा किसका, लेमडा R सबसे ज्यादा, और सबसे कम लेमडा किसका, वेवलेंथ का। पहली बात सभी बच्चों को पता है क्या, पहली बात सभी बच्चों को पता है। चलो इस बात को मैं लिंक कर रहा हूं दूसरे पॉइंट से। आपको एक रिलेशन पता है कल की क्लास का, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा, यस और नो, यस और नो, मैं लिंक करूंगा उस पॉइंट पे। अभी मैं इसको दिल में उतारूंगा, दिमाग में उतारूंगा इस लाइन को, यहां से चाहे जितना सवाल घुमा ले गलत नहीं होने दूंगा। म्यू समानुपाती 1/λ, यस और नो, 1/λ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा के। तो आप मुझे बताओ, लेमडा रेड कलर का सबसे ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर का सबसे कम। अब आएगा मजा, चलो नोट करो पॉइंट, म्यू रेड सबसे कम और म्यू वोलेंट सबसे ज्यादा। बेटा ये चीज दिमाग में घुस रही है क्या? दूसरा पॉइंट, पहला और दूसरा क्लियर है, पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर है, तो तीसरा पॉइंट मैं तुम्हारे दिमाग में इधर उतारूंगा। आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, सबसे ज्यादा विचलन किसका है, वोलेंट का, और सबसे कम किसका है, रेड का। तो अब मैं लिखता हूं डेविएशन, डेल R सबसे कम और डेल V सबसे ज्यादा। अगर ये तीनों सवाल दिमाग में तुम्हारे बैठ गए तो मैं फिर कहता हूं, यहां से कोई सवाल तुम्हारा प्रिज्म से गलत नहीं करवा सकता, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो अब बात आती है डेविएशन की, यानी विचलन की। तीसरा पॉइंट मैंने क्लियर करवा दिया। पहला सवाल मैंने वेवलेंथ वाला बताया, वोलेंट का सबसे कम, सॉरी रेड का सबसे कम और वोलेंट का सबसे ज्यादा, डेविएशन सबसे ज्यादा सबसे कम रेड का और वोलेंट का सबसे ज्यादा। अगर मैं लेमडा लिखना चाहूं तो मैं लेमडा और लिख देता हूं,
लेमडा आर सबसे ज्यादा और लेमडा वॉयलेंट सबसे कम। ये चीज मैंने ऐड कर दी। ये दो बात इधर लिखी हुई थी, मैंने इनको इधर लिंक कर दिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अगर ये तीनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिल दिमाग में उतर गए तो एक बार मैं आपका एग्रीमेंट चाहूंगा लाइक बटन पे या कमेंट सेशन में। जय हिंद, जय हिंद बेटा, हाउस द जोश। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, फील कर रहे हैं लॉजिक को। मैं फिर बता रहा हूं, चाहे जितना घुमा लें, अरे वो कलर चेंज करवाएगा, कलर चेंज करके पूछ लेगा इसका इतना है तो इसका कितना होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है तो इसका कितना होगा। आपको तो पूरी सीरीज मैंने बता दिए, चाहे जहां से सवाल बना लें फोड़ देंगे, चुन चुन के फोड़ेंगे। गजब का कॉन्सेप्ट आपका प्रिज्म का मैंने बताया, प्रिज्म के विचलन से मैंने बताया। ये यहाँ पे आपका अपवर्तन हो गया, दोनों फॉर्मूले याद करवा दिए और ये रिलेशन आपका क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण यानी प्रिज्म पे जब श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो जैसे ही वो प्रिज्म से बाहर आता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। अगर कोई स्क्रीन लगा दें, कोई पर्दा लगा दे, जैसे मैंने अभी आपको विजुअल इफेक्ट दिया था ना क्लास के शुरुआत में, वैसे ही तो जब इसको पर्दे पे प्राप्त किया जाए तो हम वो 7 रंगों को देख पाते हैं। तो इस प्रकार श्वेत प्रकाश का आना, प्रिज्म पे गिरना और फिर अपने 7 अवयवी रंगों में बट जाना, बिखेर जाना, वही क्या है, वही है प्रकाश का विक्षेपण। किससे? प्रिज्म से। वर्ण विक्षेपण, रंगों का विभाजन, श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में बट जाना, बिखर जाना, वही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। VIBGYOR ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अपवर्तनांक लेमडा बढ़ेगा तो घटेगा, याद रखना, बहुत अच्छा सवाल है। अगर मैं डेल की बात करूं, विचलन की बात करूं, तो विचलन भी घटेगा, क्योंकि वॉयलेंट से बैंगनी, वॉयलेंट से रेड पे जाएंगे तो विचलन कम होगा, क्योंकि रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है, बैंगनी का सबसे ज्यादा। 1, 2 और तीनों एरो फिर से लगा दिए हैं। देखता हूं सवाल कहां से बनाता है एग्जामिनर। फिर से एरो लगा दिए हैं और ये आपका वर्ण विक्षेपण का कॉन्सेप्ट भी प्रिज्म का क्लियर हो गया है। वर्ण विक्षेपण का कॉन्सेप्ट भी प्रिज्म का क्लियर हो गया है, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। बताइए क्लियर है कि नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे, थोड़ा सा आगे बढ़े अगले कॉन्सेप्ट पे, और वो आता है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परकीर्णन, प्रकाश का परकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। शायद इसका सवाल भी एग्जाम में आया था, इसका एक सवाल भी एग्जाम में आया था, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था इसका। इस बार क्या सवाल आया था, अभी शायद इसका एग्जाम्पल में से कुछ था। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजर रही होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजर रही होती है, जैसे अपनी कॉलोनी से कोई मिठाई बांटने वाली कोई गाड़ी आ जाए और वो फ्री में मिठाई बांट के जा रही हो, बढ़िया वाली, अच्छी ब्रांडेड लेवल की, तो सब ले लेंगे। और लेंगे नहीं, लूट मच जाएगी, लूट मच जाएगी भाई। मतलब ले लेके रख लेंगे, घर पे एडवांस में रख लेंगे, चाहे वो खराब ही क्यों ना हो जाए। तो जब प्रकाश किसी माध्यम से होके गुजर रहा होता है तो उस मीडियम के अदर पार्टिकल उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। बहुत सारी मिठाई फ्री की है, खा ली दबा के। अब कुछ देर बाद में पता चलता है कि पेट में गड़बड़ होगी। जब पेट में गड़बड़ होगी तो वापस आना स्टार्ट हो गया मिठाई का बाहर। यानी जब प्रकाश उस माध्यम से गुजर रहा था तो माध्यम के कण उस प्रकाश को ऑब्जर्व कर रहे थे, अवशोषित कर रहे थे। अब औकात से ज्यादा अवशोषित कर लिया तो फिर क्या होना है, फिर बाद में जब उनकी बस की बात नहीं है तो वापस छोड़ देते हैं प्रकाश को, यानी प्रकाश को बिखेर देते हैं। तो पहले मीडियम के पार्टिकल के द्वारा लाइट का ऑब्जर्व करना, अवशोषित करना और फिर वापस छोड़ देना, इसी फिनोमिनन का नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परकीर्णन। इसे ही कहते हैं प्रकाश का परकीर्णन। जरा एक बार इस बात को समझें, फील करें। माध्यम के अणुओं के द्वारा जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, उसको ऑब्जर्व कर लेना, उसको अवशोषित कर लेना और उसके बाद में फिर से वापस उसको ऑल डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में
सभी दिशाओं में फैला दिया जाए, तो यही जो फिनोमेनन है, यही जो घटना है, वही हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। इस प्रकार रंगों का बिखर जाना, बट जाना, यही कहलाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बताओ क्लियर है बच्चे? क्लियर है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट से एक सवाल और बनता है रेले के प्रकीर्णन प्रयोग से। खतरनाक सवाल बनता है रेले के प्रकीर्णन प्रयोग से। जो प्रकाश की तीव्रता है वो वेवलेंथ की पावर 4 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेमडा की घात 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मैं आपको बताता हूं, नोट्स में डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकीर्णन बनता है रेले का। वैज्ञानिक रेले ने दिया था, इसीलिए इसे बोलते हैं रेले का प्रकीर्णन प्रयोग। और इस रेले के प्रकीर्णन प्रयोग का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है 1/λ, यानी लेमडा की पावर 4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती। रेले ने बताया कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश की प्रकीर्णन की जो क्षमता है, वो लेमडा की पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो सर सवाल क्या आएगा? अरे भाई सवाल तो तैयार है, बन के तैयार है। सवाल मेरा यही है, जब सूर्य का प्रकाश सल के आ रहा होता है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन से कलर की होती है? जरा जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस प्रकाश का होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश फैलता है? जिसका वेवलेंथ मिनिमम होगा उसका स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो इंटेंसिटी है सबसे ज्यादा होगा। और वेवलेंथ सबसे कम किसका होता है? लैम्डा वी का। लैम्डा वी का यानी बैंगनी रंग की स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम किसका होगा सर? सबसे कम होगा आपका लैम्डा रेड कलर। लैम्डा रेड कलर सबसे ज्यादा है। लैम्डा ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इंटेंसिटी, फैलने की तीव्रता कम से कम होगी, और वो होगी केवल और केवल रेड कलर की। यहां से क्या सवाल था? खतरे के निशान हमेशा लाल रंग के बनाए जाते हैं। खतरे के निशान होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो इंटेंसिटी है, प्रकाश के प्रकीर्णन की जो तीव्रता है, वो मिनिमम है। ये बिखरता ही नहीं है, ये दूर तक जाता है लेकिन अपने को फैलता नहीं है, दूर से दिखाई दे जाता है। बैंगनी रंग देखो कुछ ही दूरी में बिखर जाएगा क्योंकि इसके बिखरने की तीव्रता सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम है। यह था रेले के प्रकीर्णन प्रयोग के एक्सपेरिमेंट, और जिनके बेहतरीन एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिलेंगे। एग्जाम्पल मिल जाएंगे इसके, डायरेक्ट क्वेश्चन लिंक करके। अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आता है तो एक बार कमेंट में यस सर लिखिएगा, बताइएगा। और लाइक बटन पे कंजूसी हो रही है, लाइक बटन पे 500 प्लस लाइक्स है, उसको बढ़ाओ फटाफट से। जिन बच्चों ने लाइक करना भूल गए वो बच्चे लाइक करें। और एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं। इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपन इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे जो बेस्ट फिनोमिनन है वो क्या क्या है? प्रकाश का नीला दिखाई देना। प्रकाश नहीं है, ये है आकाश। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। आकाश का नीला दिखाई देना, स्काई, ठीक है। तो यहां पे आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूं, यहां पे आकाश है, आकाश, आकाश का नीला दिखाई देना, यानी जो ब्लू कलर दिखाई देता है स्काई का, वो उसका रीजन है स्कैटरिंग। उसका रीजन है स्कैटरिंग, यानी ब्लू कलर का उधर ही प्रकीर्णन हो जाता है। जब सूर्य से प्रकाश चल के आ रहा है तो ब्लू ने बोला मैं तो इधर ही फैलता हूं, तुम जाओ आगे, उधर ही फैल जाता है। और इसी वजह से हमें यहाँ पे आकाश नीला दिखाई देता है। दूसरा सवाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल रंग दिखाई देना। ये तो एग्जाम में आया था अभी, इस वाले एग्जाम में ही। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल क्यों दिखाई देगा सर? क्योंकि बेटा जब सूर्य उदय होता है या सूर्यास्त होता है तो सूर्य हमारे से अधिकतम दूरी पे होता है, और वहां से जो श्वेत प्रकाश आता है वो अपने तक पहुंचते पहुंचते बाकी सारे रंग फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जो सबसे कम बिखरता है वो होता है रेड कलर। तो अपनी आंखों तक कौन सा प्रकाश पहुंचता है? केवल और केवल रेड कलर पहुंचता है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, यानी सनराइज और सनसेट के टाइम, जो आपका जो धरातल है
वो रेड कलर का दिखाई देता है। ये इसका रीजन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है बेटा? दूसरा एग्जाम्पल, और तीसरे के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं। खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं ताकि बहुत अधिक दूरी से वो हमें दिखाई दे, क्योंकि रेड कलर का स्कैटरिंग ऑफ लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। तो बताओ ये चीज अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। अगर ये चीज क्लियर है बेटा, फील कर रहे हो क्या एग्जाम्पल? अरे एज इट इज मिलेगा, ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा। तुम एक बार अपने दिल दिमाग में उतार के तो देखो इसको। आगे बढ़ता हूं। अब आता है रेनबो। देखते ही दिल खुश हो गया है, कितना सुहाना मौसम होता है ना, बारिश की याद आ जाती है तुरंत। बारिश हो रही है, सामने है पीछे की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ अपन पीठ करके खड़े हैं, सामने रेनबो दिख रहा है गजब वाला है। क्या सीन है, देखो इधर बारिश हो रही है, इधर पेड़ भी दिख रहे हैं, एक बंदा इधर जाता हुआ भागता हुआ दिख रहा है, रेनबो को देख रहा है, इधर रेनबो बन रहा है गजब वाला है कि नहीं है? क्या सीन है देखो। तो ये जो बारिश के दौरान जो रेनबो बन रहा है, ये क्या कॉन्सेप्ट है? प्राइमरी रेनबो क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है, इनको थोड़ा सा अपन दिल दिमाग में उतारने की बातें करेंगे, मिल बैठ के करेंगे। अगर आपको बैठ के बात करनी है तो अभी अपन रेनबो को निपटा देते हैं, उड़ा देते हैं। रेनबो एक्चुअल में क्या होता है? वही श्वेत प्रकाश का सही रूप है। रेनबो एक्चुअल में उसी श्वेत प्रकाश का जो प्रिज्म से बाहर निकल रहा था, और बाहर निकलते टाइम वो अपने 7 रंगों में बट गया था, अपने 7 अवयवी रंगों में डिवाइड हो गया था। वही प्रोसेस रेनबो का है। बस इधर प्रिज्म नहीं है, इधर जो ये वाटर ड्रॉप है, जो रेन ड्रॉप है, वर्षा की बूंदें हैं, यही प्रिज्म का काम करती है, और यही उस प्रकाश को 7 रंगों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है, बिखेर देती है, और हमें क्या देखने को मिलता है? रेनबो देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। हमारे यहाँ छठ पूजा है बेटा, हमने आपको पहले ही शुभकामनाएं दे दी है छठ पूजा की, कल ही दे दी थी मैंने। कम्युनिटी पोस्ट भी टीम ने पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सभी को, ठीक है। यस, अब रेनबो को अपन डिस्कस कैसे करें, उसका एक विजुअल इफेक्ट हमने देखा, अब इसको फील कैसे करें, इसको दिमाग में कैसे उतारें, इससे क्या सवाल बनेंगे, उन सवालों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो रेनबो बनता है ना बेटा, जो इंद्रधनुष बनता है, वो बारिश के टाइम ही बनता है, ये बात तो कन्फर्म है। क्योंकि जब रेन ड्रॉप्स गिर रही होगी तभी तो उसका प्रकीर्णन होगा प्रकाश का, तभी तो हमारे को 7 रंग दिखाई देंगे। बिना बारिश के जाके देखो रेनबो दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा, ठीक है। यस, हाँ ये हो सकता है बच्चा कहे गुरुजी मुझे दिख गया था। बोला कैसे? बोला सर जहां से मैं देख रहा था वहां बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जहां इंद्रधनुष बन रहा था उधर बारिश हो रही थी, तो मेरे पास तो बारिश थी नहीं, फिर भी मुझे दिख गया। भाई ये जरूरी नहीं है कि आप जहां पे खड़े हैं वहां पे बारिश हो फिर इंद्रधनुष दिखे। आप दूर देख रहे हैं और वहां पे बारिश हो रही है, आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही, फिर भी इंद्रधनुष दिख रहा है, तो ये तो जादू हो गया। जादू नहीं है, वहां पे इंद्रधनुष बन रहा है और आपको दिख रहा है। चलो जी, वायुमंडल में जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें जो आपके वाटर ड्रॉप्स हैं, जो जल की बूंदें हैं, वो प्रकाश का विक्षेपण करती है, बिखेर देती है, उसका प्रकीर्णन कर देती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रीजन की वजह से, के कारण की वजह से इंद्रधनुष बनता है। एग्जाम में सवाल आया है, इधर से भी सवाल आया है, इंद्रधनुष वाला भी, ठीक है, पहले भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में भी। इंद्रधनुष के बनने का कारण है परिक्षेपण, प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, बहुत सारे रीजन्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन अगर मैक्सिमम बात की जाए तो वह आपका विक्षेपण, डिस्पर्शन और आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये मेजर रीजन दिए जाते हैं आपके रेनबो के बनने के लिए, यानी इंद्रधनुष बनने के लिए। अगर अपन बात करें टाइप्स ऑफ रेनबो यानी इंद्रधनुष के प्रकार के, कि इंद्रधनुष कितने प्रकार का हो सकता है, तो वह टाइप्स ऑफ रेनबो में अगर अपन बात करें, एक होता है प्राइमरी रेनबो, एक होता है सेकेंडरी रेनबो, यानी प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष। अपन अगर इसको फील करें प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो को, तो वह कॉन्सेप्ट आपका इधर से बनता है, उसको जरा फील करिए, उसको जरा समझिए। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होता है बेटा, जो प्राइमरी रेनबो होता है ना वो क्लियर दिखता है, सेकेंडरी होता है थोड़ा धुंधला दिखता है। प्राइमरी नीचे होता है, सेकेंडरी उसके ऊपर बन जाता है, धुंधला होता है, हल्का होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी जस्ट उल्टे होते हैं।
अगर इसमें रेड से वॉयलेंट है तो उसमें वॉयलेंट से रेड होता है। अभी मैं आपको क्लियर कराऊंगा, बेसिक से क्लियर कराऊंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो प्राइमरी रेनबो है, इसमें जो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार, नहीं सॉरी 1 बार। और जो सेकेंडरी होता है उसमें होता है 2 बार। सेकेंडरी होता है उसमें होता है 2 बार, और इसी वजह से सेकेंडरी जो रेनबो होता है वो धुंधला हो जाता है। क्योंकि अगर 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, जितनी बार प्रकाश ड्रॉप के अंदर रुकेगा उतना उस प्रकाश की इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। तो अगर 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, ये ड्रॉप है बेटा, इधर से लाइट आई, इधर टकराई, इधर टकरा के वापस जा रही है, यहां पे उसको ऑब्जर्व कर लिया गया, उसको लाइट को यहां पे 2 बार हो गया। तो इस तरीके से ये जो सेकेंडरी आपका रेनबो होता है वो धुंधला होता है, और प्राइमरी होता है वो थोड़ा सा डार्क होता है, क्लियर होता है। तो इसमें एक ही बार, मैंने वहां पे डबल प्रिंट कर दिया है, सॉरी, एक ही बार आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वो होगा प्राइमरी में 1 बार और सेकेंडरी में 2 बार। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रंगों का कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन। अगर अपन बात करें वोयलेंट इनसाइड वाला और आउटसाइड वाला रेड, ये आउटसाइड आपका रेड है और इधर आपका वोयलेंट है, बैंगनी है। इनसाइड में वोयलेंट और आउटसाइड में रेड होगा, ठीक है। ये कंपैरिजन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्राइमरी रेनबो है, जो ऑब्जर्वर होता है, जो प्रेक्षक होता है, उसकी आंखों पे 42 डिग्री का एंगल बनाती है। लेकिन बेटा देखो, इसके रिगार्डिंग अभी तक किसी बुक में कोई सवाल नहीं मिलेगा आपको कि प्राइमरी रेनबो ऑब्जर्वर की आंखों पे कितने डिग्री का एंगल बनाता है। 42 डिग्री मैंने दिया है, हल्का सा अगर आपने पढ़ लिया तो अगर बाई द वे सवाल आ गया तो हम क्लियर कर लेंगे। बाकी किसी बुक में इसका कोई प्रैक्टिस सवाल नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो एक बार पढ़ लेंगे, आई थिंक अगर सवाल आ भी जाता है तो हमें याद रह जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट आपका क्या है? अपेक्षाकृत अधिक चमकदार होता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है, तो इसकी जो चमकने की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा चुका हूँ। अपेक्षाकृत ज्यादा चमकता है, ये इसकी जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी ज्यादा होती है प्राइमरी की सेकेंडरी से। तो ये तो प्राइमरी का कंपैरिजन हो गया। अगर आपको प्राइमरी आता है तो सेकेंडरी में कुछ भी नहीं है, सेकेंडरी में कुछ भी नहीं है। मैं आपको कंपैरिजन करके देता हूं, जरा देखिएगा एक बार, देखिए ध्यान दीजिए। जो सेकेंडरी आपका रेनबो है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है? 2 बार। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी बार होता है? 2 बार होता है, और इसी वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। और 2 बार इसमें रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन 2 टाइम्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी 2 टाइम्स। ये बात याद रखें, पहला कंपैरिजन। दूसरा, जो कलर कॉम्बिनेशन है उसमें इनसाइड वोयलेट था, आउटसाइड रेड था। इसमें इनसाइड रेड है और आउटसाइड वोयलेंट है, यानी बैंगनी है। बोले तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। इसमें इनसाइड रेड होगा, आउटसाइड वोयलेंट होगा, यानी बैंगनी होगा। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? प्रेक्षक की आंख पर अंतरित कोण, जो ऑब्जर्वर होता है उसमें केवल 42 डिग्री होता है, जो प्राइमरी होता है उसमें, और इसमें होता है 52.5। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लो, बाकी रट्टा मारने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, ये लेस ब्राइट होता है कंपैरिजन करें अगर प्राइमरी से, क्योंकि उसमें केवल एक ही बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसमें 2 बार होता है और 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है। इसलिए इसकी इंटेंसिटी, इसकी तीव्रता थोड़ी सी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जरा बताओ, क्लियर है बच्चे? यहां तक क्लियर है बच्चे? दोपहरी में, अच्छा दोपहरी में जाटा का नोजल चाल है जना दिखे चे सर जी। अच्छा, खेत में, अगर खेत में जैसे बारिश के मौसम की बात नहीं हो है, और खेत में जैसे मतलब आपने जो फंवारे वगैरह लगा रखे हैं, और जब उसकी जो हल्की हल्की बूंदे नीचे गिर रही होती है और वहाँ पे जाके बैठ जाओ, और अगर सूर्य दोपहर बाद में अगर सूर्य इस साइड में है तो आप सूर्य की तरफ पीठ करके बैठोगे तो इधर आपको जो ड्रॉप्स गिर रही है उनमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिख जाएगा, लेकिन वो इतना क्लियर नहीं होगा जितना बारिश में आपको क्लियर दिखेगा। ये बात तो आपकी सही है, बहुत तो मैंने भी देखा है, आपने भी देखा है। खेत में अगर फंवारे लगा रखे हैं तो वहां दिख जाएगा। ये कंपैरिजन है बेटा। ये देखो सेकेंडरी रेनबो कितना कम ब्राइट है और प्राइमरी देखो कितना ज्यादा ब्राइट है। तो ये कॉम्बिनेशन, ये कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं।
ठीक है, यस। आगे बढ़े, ये प्राइमरी, पहले रेनबो की बात किया, फिर प्राइमरी की बात किया, फिर सेकेंडरी की बात किया। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया बच्चे यहां तक? प्राइमरी सेकेंडरी रेनबो क्लियर कर लिया। चलो अब बात कर लेते हैं कुछ गोल्डन पॉइंट्स की, और गोल्डन पॉइंट्स की जब बात करते हैं तो फिर कहना ही क्या है। गोल्डन पॉइंट का स्टार पॉइंट आपका लगा लेते हैं। अगर किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश डाला जाता है, अगर किसी प्रिज्म पर व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश डाला जाता है तो रेड कलर लाल प्रकाश का डेविएशन नीले यानी ब्लू कलर से या वोलेंट बैंगनी कलर से कम होता है। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है और वोलेंट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। ये गोल्डन पॉइंट में भी मैंने ये पॉइंट लिखा दिया है क्योंकि यहां से बनेगा जहर सवाल, टॉप लेवल का सवाल एग्जाम में, क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है। ये गोल्डन पॉइंट आपका इधर से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और बेहतरीन सवाल आपको मिलेगा, टॉप लेवल का सवाल है, गजब का सवाल है। अगर इधर से सवाल आ गया ना तो मैं कहता हूं सारे के सारे बच्चे फड़फड़ा जाएंगे। बहुत खतरनाक सवाल है, जरा देखिएगा सवाल क्या है। गोल्डन पॉइंट आपका नंबर 2, अगर आपका प्रिज्म हॉलो हो, खोखला, सॉलिड प्रिज्म की बात हम नहीं कर रहे हैं, हॉलो है, अंदर से खोखला है। अगर हॉलो प्रिज्म की बात कर ली जाए तो उसका जो प्रिज्म एंगल है वो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 नहीं होगा, लेकिन उसका डेविएशन 0 होगा। बहुत खतरनाक बात है भैया। अगर खोखला प्रिज्म है तो उसका प्रिज्म कोण तो 0 नहीं होगा। वैसे सॉलिड जो प्रिज्म होता है उसके लिए प्रिज्म एंगल कितना होता है बच्चे? अभी याद करवाया था यार, भूल भी गया, 60 डिग्री। लेकिन अगर हॉलो दिख रहा है आपको खोखला, प्रिज्म एंगल तो 0 नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें, जो 0 है वो क्या है? डेविएशन 0 है। क्या मजाक कर रहे हैं सर? हाँ, ये इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण है। क्या डेविएशन आया? बिल्कुल नहीं आया। डेविएशन कितना है? 0 है। बेटा इधर से बहुत गजब का क्वेश्चन बनेगा, बहुत गजब का क्वेश्चन बनेगा इधर से, टॉप लेवल का क्वेश्चन। अगर सॉलिड की जगह हॉलो प्रिज्म ले लिया जाए तो वहां पे डेविएशन कितना होगा? हम कहेंगे डेविएशन 0 होगा, विचलन 0 होगा, यानी सीधी रे चली जाएगी बिना किसी डिफ्लेक्शन की, बिना किसी विचलन के, ठीक है, यस, सीधा का सीधा आगे की ओर चली जाएगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा। एक चीज और, अगर इधर से व्हाइट लाइट यानी अगर ये श्वेत प्रकाश है तो मैं बताऊं जब डेविएशन ही नहीं हुआ तो भाई साहब रंगों का बिखरना भी नहीं होगा, परिक्षेपण भी नहीं होगा। इसका मतलब ये जो लाइट होगी वो भी आपकी क्या होगी? श्वेत होगी। ये लाइट भी क्या होगी बेटा? श्वेत होगी। ये अपने अवयवी रंगों में विभाजित नहीं होगा। अगर विभाजित होता तो फिर विभाजित कब होता है? जब रेड कलर धीरे चले, व्हाइट जो आपका वॉयलेट कलर है वो तेजी के साथ में चले। ये तो आपको पता ही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या बताऊं? मैं लिंक करता हूं आपको यार, तो मुझे याद दिला देते हो। मैं कहता हूं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, यस और नो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, यस और नो। तो ये लैम्डा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया v। अब आप मुझे बताओ, रेड कलर अगर है, रेड कलर है तो उसका v लैम्डा नहीं, मैं कहूंगा रेड कलर का लैम्डा यानी वेवलेंथ ज्यादा है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो बताओ उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ये श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे डाला गया, लाल प्रकाश में हो गया, रेड कलर हो गया, ब्लू हो गया, वोयलेंट हो गया, ग्रीन हो गया, क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका वेग अलग अलग है। एक का लैम्डा कम है वोयलेंट का, तो उसका वेलोसिटी कम है, तो वो धीरे धीरे आराम चल रहा है। वोयलेंट मस्ती से चल रहा है, तो वोयलेंट मस्ती से चल रहा है, उसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो गया। रेड कलर वेवलेंथ ज्यादा थी, वेलोसिटी तेज थी, सीधा निकल गया, उसमें डेविएशन सबसे कम हुआ। तो ये लिंक आपको करना आना चाहिए सवाल को। एग्जामिनर सोचेगा यार क्या सवाल बढ़ा के दिया था और क्या बेइज्जती कर दी मेरे सवाल की। मैं तो जहर बता रहा था सवाल को और बच्चों ने कहा बोला काय का जहर है, ऐसा जहर तो हम रोज पीते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आपको लिंक करना आना चाहिए। गजब का सवाल इधर से बनाया जा सकता है, खतरनाक क्वेश्चन बनेगा इधर से। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक सवाल आपका यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक सवाल आपके यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपका जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जरा इस पे गौर फरमाइए। बहुत अच्छा बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, शाबाश। सवाल को सॉल्व करिए, फटाफट से पेपर पे निकालिए और फटाफट सॉल्व करिए जल्दी से। शाबाश शाबाश शाबाश। जल्दी देखिए बेटा, जल्दी देखिए, सवाल बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल आपका। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है। वैसे मैं क्या ही बताऊं यार, वैसे मैं क्या ही बताऊं आपको। देखो, अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको यही बताऊंगा। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे सॉल्व कर लो, लेकिन इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है। साइन आई अपन साइन आर, आर की जगह यहाँ पे अगर अपन बात करें प्रिज्म कोण की, तो बेटा आपको पता ही है ये कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया था, आर बराबर क्या, ए बराबर क्या दिया था, R1 प्लस R2। तो बेटा आप मुझे बताओ, अगर R1 और अगर R2 बराबर हो, ए बराबर क्या होगा, R प्लस R, ए बराबर क्या होगा 2R, तो R बराबर क्या होगा A/2। तो बस मुझे साइन आई बटा साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, A/2। साइन आई दिया है मुझे, आई दिया है मुझे क्या निकालना है, मुझे ए निकालना है। मुझे क्या दिया है, मुझे म्यू दिया है, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं। म्यू का वैल्यू √2, बड़ा अच्छा सवाल था। साइन आई का वैल्यू साइन 45 बटा साइन A/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये √2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और ये आपका बट्टे में आ गया साइन A/2। 1/√2, एक काम करते हैं, साइन A/2 को उधर ले जाते हैं, साइन A/2, और ये √2 से इधर गुणा करो √2 को, तो कितना हो गया, साइन A/2 बराबर 1/2। अब आप मुझे बताओ, साइन में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन π/6 का, यानी 30 डिग्री का। तो अगर अपन यहाँ पे लिखते हैं कि ये आपका 30 डिग्री आ गया इधर, यानी A/2 बराबर 30 डिग्री, तो A बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था 60 डिग्री, क्योंकि प्रिज्म कोण 60 डिग्री होता है। लेकिन अगर कई बार कंडीशन चेंज हो तो अपना फड़फड़ाना वहाँ पे लाजमी हो जाएगा, अपना सवाल गलत हो जाएगा। तो अपने को सोल्व करना पड़ा इस सवाल को। बेहतरीन सवाल है, टॉप लेवल का न्यूमेरिकल है जो आपने अभी सॉल्व किया है, गजब का क्वेश्चन है। आप प्रिज्म कोण डायरेक्ट लगा देते 60 डिग्री है, तुक्का लगाना होता फिर, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू इधर चेंज कर दिया तो इधर फड़फड़ा जाएंगे सारे के सारे बच्चे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ मैंने इधर करी है ना, इसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। ये वाला वैल्यू जब तक नहीं रखोगे तब तक सवाल नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास आर का वैल्यू है ही नहीं, आपके पास ए निकालना है, प्रिज्म कोण निकालना है, इसलिए। तो एक बहुत बेहतरीन सवाल आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बताओ क्लियर है सभी बच्चों का, क्लियर है। चलो एक और सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक और सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये क्वेश्चन आपका सभी बच्चे सॉल्व करेंगे फटाफट से, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लें। होमवर्क क्वेश्चन आपका लास्ट डे मैंने देखा लगभग 60+ स्टूडेंट, ओनली 60+ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दिए थे। एक क्वेश्चन जो 3125 वाला था, एक शायद √2 या √3 वाला सवाल था कल, जो कल मैंने दिया था, एक का 3150 आंसर था। लेकिन केवल 60+ स्टूडेंट है जिनको होमवर्क क्वेश्चन करना है। तो बाकी बच्चों से अफसोस ये होता है कि एक क्वेश्चन बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता है, तो फिर बाकी क्वेश्चन तो क्या ही सॉल्व करता होगा। जो बच्चे सेल्फ स्टडी का रोना रोते हैं, उन बच्चों के लिए मेरा ये कमिटमेंट है जो मैं बात कर रहा था अभी। ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर सेल्फ स्टडी की तो बात आप भूल ही जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं अभी क्लास को सेव कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे इस क्लास को सेव होने के बाद कमेंट बॉक्स में देंगे। सभी बच्चे अपना जो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपका होगा 1:30 बजे, वो प्रैक्टिस होगा आपका 1:30 बजे। ये वाली क्लास है। आज दूसरा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक अगर नहीं किया है यूनिट एंड डायमेंशन कर लेना। दूसरा टॉपिक आपका होगा और ये आपका रहेगा अनअकैडमी वॉरियर्स पे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। इसके जस्ट बाद में मैथ्स वाले सर की क्लास आने वाली है। मैथ्स वाले सर आपका प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। और मैं एक बात बोलता हूँ, अगर कॉन्सेप्ट करने के बाद भाई साहब प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, तो वो कॉन्सेप्ट 2 दिन बाद में रद्दी बन जाएगा, रद्दी है ना। और रद्दी का भाव आपको पता ही है क्या है, तो इस बात को नोट कर लो। कॉन्सेप्ट को अगर सोना बनाना है,
उसको डायमंड बनाना, उसको हीरा बनाना है तो उसको अप्लाई करो प्रैक्टिस सेशन में, फिर देखें वो कॉन्सेप्ट कैसे परमानेंट हो जाते हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उनका प्रैक्टिस जरूर से करें। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने लाइक बटन पे प्रेजेंट नहीं लगाई है, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देने का। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।